एलियंस का अब तक का सबसे बड़ा सर्च हंट। क्या फाइनली हमें इस विशाल से ब्रह्मांड में कोई आधुनिक सभ्यता मिली, या फिर इन 19 से 7 गैलेक्सीज के अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स को खोजने के बाद भी यही बात फिर से साबित हुई कि हम अकेले? दूसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि 2015 में शुरू हुए इस मिशन ने महज 9 सालों के अंदर 19 गैलेक्सीज के अरबों स्टार्स के खरबों प्लैनेट्स को आखिर कैसे स्टडी कर लिया। क्या ऐसा कर पाना आखिर मुमकिन भी है? आखिर इस मिशन में ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई कि पृथ्वी में बैठकर यहीं पर हमें पूरे ब्रह्मांड में एलियन सभ्यता मौजूद है, या फिर नहीं? इसका जवाब मिल गया। और ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानना हम सभी के लिए सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि जरूरी है, क्योंकि ये खुलासे हमारी खुद की पृथ्वी पर वो पहला जीव कैसे पैदा हुआ था, और क्या हमारी पृथ्वी को कोई एलियन सभ्यता से खतरा हो भी सकता है या नहीं, इन सभी सवालों से पर्दाफाश कर सकता है। और हाँ, इस वीडियो में आगे एक हिडन मैसेज भी है जो आपको एक बड़ी लर्निंग देगा। तो उससे आपको क्या सीखने मिला? 1960s में जब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स ढूंढने की मुहिम शुरू हुई थी, तब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर शुरू कहाँ से करें। फाइनली जवाब आया कि सबसे पहले ऐसे एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ निकालते हैं जो हमारे पृथ्वी की तरह अपने सूरज के हैबिटेबल जोन में स्थित हों, यानी कि एक ऐसे जोन में जहाँ पर उस प्लेनेट का पानी अपने लिक्विड रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। बिकॉज ऑफ द पोस्ट स्टार नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा रहा उन एक्सोप्लैनेट्स पर ऐसे बायोसिग्नेचर्स यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स को तलाशना जो यहाँ पर पृथ्वी पर मोस्टली सिर्फ जीव जंतु ही बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई दशकों की छानबीन के बाद एक ऐसा कंपाउंड जो हमें मिला है वो है डाइमेथाइल सल्फाइड, जो एट लिस्ट पृथ्वी पर सिर्फ मरीन अलगे यानी कि फाइटोप्लांटन्स ही प्रोड्यूस करते हैं। ये किसी वोल्केनिक एक्टिविटी वगैरह से नहीं बनती। सो इसका मतलब इस कंपाउंड और ऐसे ही कुछ कंपाउंड मिलने से हम फाइनली एलियंस की खोज शुरू कर सकते थे। बट देन थिंक अगेन, क्या एलियंस को ढूंढना इतना आसान काम है? ऑब्वियसली नहीं। नासा और ESA ने इस स्ट्रेटेजी के तहत 3 बड़े स्पेस मिशन को रोटकाया और कैपलर को लॉन्च किया, और इनफैक्ट उनकी मदद से उन्होंने करीब 5572 में से 63 प्लैनेट्स को शॉर्टलिस्ट भी किया। लेकिन एट दी एंड नो लक। अब इसके बाद ऑलमोस्ट सभी वैज्ञानिक हार मान ही चुके थे, लेकिन तभी आज से करीब 4 महीने पहले अचानक से एक पेपर पब्लिश होता है saying कि कैपलर द्वारा ढूंढे एक प्लैनेट पर सल्फाइड मिला है, और वो भी एक कंसिडरेबल श्रीठी के साथ। अब ये इस पूरे मिशन के लिए एक गेम चेंजर था। दरअसल नासा साइंटिस्ट जब बायोसिग्नेचर की मदद से 100 प्लैनेट्स को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें एक ऐसा एक्सोप्लैनेट मिला कि 218b, जिसका वातावरण पृथ्वी से बहुत हद तक मेल खा रहा था। उसका वातावरण भी मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन ऐसे साधारण मॉलिक्यूल से भरा हुआ था। बट जैसे ही उस प्लेनेट के डेटा को थोड़ा और बारीकी से देखा गया, पता चला कि वहाँ पर कुछ मात्रा में डाइमेथाइल सल्फाइड भी मौजूद है। सो अब क्या इस मॉलिक्यूल का K218b के एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट होना किसी एलियन लाइफ का प्रेजेंस 100% प्रूफ करने के लिए काफी था? उस रिसर्च पेपर में ये मेंशन्ड है कि वो किसी वोल्केनो जैसे नॉन बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेसर से नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में आज हम इसे आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। इस कॉम्पाउंड को आज हम आराम से लैब्स में बना लेते। बस हमें हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेनॉल को 380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रिएक्ट कराना होता है। आपका डाइमेथाइल सल्फाइड तैयार। तो इस केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 218b पर एग्जैक्टली यही कंडीशंस मौजूद हो और वहाँ पर वो नेचुरली बन रहा हो बिना किसी ऑल्गे या फाइटोप्लैंक्टन जैसे जीवों से। यानी कि जब तक हम अपनी डिस्कवरी को कंफर्म करने के लिए K218b पर एट लिस्ट ये प्रूफ नहीं कर लेते कि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेनॉल नहीं है, तब तक हमें ये पकड़ के चलना होगा कि मोस्ट सर्टेनली शायद वहाँ पर लाइफ फॉर्म नहीं है। एटलीस्ट ये प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट यही वजह है कि साइंटिस्ट सिमल्टेनियसली दूसरे मेथड भी ढूंढ रहे थे जिसमें ये छोटा सा डाउट भी पैदा ना हो कि वहाँ पर लाइफ सर्टेनली है या नहीं। और एक ऐसा ही, अगर आप साइंस और स्पेस में दिलचस्पी रखते हैं, RS मंटू कुमार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। थैंक यू एवरीवन।